गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हम पेपर 4th बी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम सेकंड यूनिट पे आ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कवर हो चुकी है। सेकंड यूनिट के अंदर क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एजेंसीज़ की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रोल ऑफ एजेंसीज़ की कि डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने हमारा करिकुलम कितना बनाया है, कैसे बनाया है, जो हमारे करिकुलम के अंदर डिफेक्ट्स हैं या अपडेशन जहाँ जहाँ हमें चाहिए उन चीज़ों को उन्होंने ढूंढा है और वहाँ पर उन्होंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोठारी कमीशन के सजेशंस थे, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, वो हमने पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अब तक जो है हमारी कितनी पॉलिसीज़, कितनी नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन जो हैं वो आ चुकी हैं? हाँ जी, बोलो बोलो। 3। हाँ जी, अब तक कितनी हैं हमारी? 3 नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन आ चुकी हैं। सबसे पहली आई थी 1968 में, मेंशन भी किया हुआ है बोर्ड पे, देखो। फर्स्ट आई है हमारे पास 1968, सेकंड आई है 1986 और जो लेटेस्ट आई है वो आई है 2020। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1986 को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो है हम 1986 को जो है डिस्कस करेंगे। इसको किसने बनाया? इसको राजीव गांधी, जो हमारे पहले टाइम में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बनाया। उनकी प्रेरणा से जो क्या हुआ, देश में पहली बार राष्ट्रीय पूरा का पूरा नेशनल लेवल पर आर्गूमेंट हुई, चर्चा परिचर्चा हुई। उन्होंने जो है इसका जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है वो उनकी अध्यक्षता में जो है सेट हुआ। इसके बाद एक और भी आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कि जितने इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी, सजेशंस दी, जिनको प्लान में लेके आए, जो इम्प्लीमेंट हुए, उसको नाम दिया हुआ था प्लान ऑफ एक्शन 1992 की। 86 में तो पॉलिसी बनी, 92 में सबके सब जो प्लान थे वो इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है, तो उसको नाम दिया हुआ था प्लान ऑफ एक्शन का। अब इनके हिसाब से ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द यूनिक इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन क्या है? यूनिक इन्वेस्टमेंट है इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या पढ़ने की कोई उम्र है? नहीं है। एजुकेशन लेने की कोई एज है? नहीं है। तो जो भी हम लेते हैं वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, कि इसके ऊपर हम जितना पैसा खर्च करेंगे। अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती क्या है कि हम कहीं पूंजी लगा रहे हैं और उससे हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ही एजुकेशन भी क्या है, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। हम इसमें अपना पैसा, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। ठीक है, इन्होंने कुछ जो है इसके जो एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 7 में इन्होंने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। उसमें से कुछ विशेषताएं हैं जो हमने ली हैं। सबसे पहला है हमारे पास कॉमन कोर करिकुलम। क्या है? कॉमन, सामान्य जो है, समान सामान्य पाठ्यक्रम है। सबके लिए क्या है? समान सामान्य पाठ्यक्रम, कि हर बच्चे के लिए कुछ लेवल तक की कोर्स सिलेबस है, फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर हमने इस पूरे नेशनल लेवल पर करिकुलम की जो है इन्होंने एक रूपरेखा की है, जिसका बहुत बड़ा भाग क्या हो रहा है कि कंटेंट जो है वो नॉर्मल आ रहा है, कोर कॉमन आ रहा है। वहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है कि करिकुलम जो है छोटे लेवल पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उन्होंने बताया है, संविधान की विशेषताएं। आप लोग देखोगे कि 10th तक के सिलेबस में ये सब कुछ मिलता है, कि हम वहाँ पे अपनी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेते हैं कि कब हमारा संविधान बना, कितने इसके पेज थे, कितने किन किन लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे तत्व जो क्या है हमारे भारतीय संस्कृति विरासत को
धर्मनिरपेक्षता को, लिंग भेद की समाप्ति को, पर्यावरण का संरक्षण है, सामाजिक बुराइयों के निराकरण है, सीमित और छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने और साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए जो है मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। ये सब कुछ हमें कॉमन करिकुलम से मिलता है। अब हमें हमारे जेंडर इक्वालिटी का पता है कि हमारे जेंडर रेशो क्या है, बताई जाती है ना, कि कितने फीमेल पढ़ी हैं, कितनी मेल पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे। हम अब जो हम रिपोर्ट निकालते हैं वहाँ से मालूम चलता है कि फीमेल का रेशो जो है कम है। तभी तो हम लोग सब बोलते हैं कि सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेट गर्ल चाइल्ड। ऐसे क्यों नहीं बोलते कि एजुकेट बॉय चाइल्ड? क्योंकि उनका रेशो ऑलरेडी अप है। जिस चीज़ में सेक्शन वीकर होगा उसी को ही प्रमोट करेंगे ना। तो ये सब कुछ जो है कॉमनली हमें बताया जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद है उन्होंने बोला कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि एक उम्र जो है हमने न्यूनतम जो स्तर है, न्यूनतम जो एज है वो हमें डिसाइड करनी है। क्या क्लास, जो 10 साल का बच्चा है उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलता है? लॉजिकली उसको 4th या 5th क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन उसका हम पीछे भी चेक करते हैं कि उसका मिनिमम माइंड का लेवल कितना है या उसको प्रीवियसली आता कितना है, तो उस हिसाब से भी हम उसको क्लास में एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मिनिमम लेवल जो है लर्निंग का फिक्स करना है। उसके बाद है सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि उनके हिसाब से वर्तमान में जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति के बीच बढ़ती दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि अब देखो, अब आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन के ऊपर वेस्टर्न कल्चर का कितना इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, जो पहले था कि गर्ल्स हमारे को सूट में या इंडियन ड्रेसेस में मिलती थी, आज हम अपने आसपास भी देखते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बाहरले शहर में रहकर अगर वो इंडियन कल्चर को अपनाता है तो उसको लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, भी हाँ इसको कपड़े पहनने की अकल नहीं है। तो उस चीज़ जो खाई बढ़ती जा रही है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमने अपना सोशल कल्चर क्यों छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को भी जो है हमने अपनी एजुकेशन में जगह देनी है। अभी मैं पहले यही बात कर रही थी कि बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती और वो अपने आप को बहुत शाई फील करते हैं, अपने आप को कम पढ़ा लिखा समझते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो आज जो हमारा कल्चर है वो यही बना हुआ है कि जो बच्चा इंग्लिश में बात कर पाता है वो उसको तो सब इंटेलिजेंट समझते हैं, चाहे उसको खुद को कुछ आता हो या ना आता हो। तो ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं रखना हम लोगों ने कि हमने नॉलेज को भी देना है। तो जो ये आपस में दूरियां हैं, कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, ये हम लोगों ने ख़त्म करना है। उसके बाद आ रहा है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन मतलब कि मूल्य शिक्षा। यहाँ पर जो है हमने नैतिकता, सामाजिकता सब सिखानी है बच्चों को। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर छोटे होते से अगर हम बच्चों को मोरल बनाएंगे तो वो बड़े आने तक, कि जब वो खुद से मैच्योर हो जाएंगे तब तक वो कुछ गलत काम कम करेंगे। इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी का उसके ऊपर पर, लेकिन अगर उसके अंदर से मोरालिटी उसके अंदर भर रखी होगी, इंसानियत की उसको भाषा समझ में आती होगी, तो कम अपराध होंगे। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन जो है समाज में एकता के लिए, एकीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। वो बोलते हैं कि अभी हम भाषा की ही बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, तो वो भाषा की बात है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज है कि लैंग्वेज को हमने कैसे बात करना है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी लैंग्वेज आप कराओ उस लैंग्वेज को सार्थक रूप से कराओ और उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अभी जब हम लास्ट कोठारी कमीशन कर रहे थे तो उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था हमें कि 3 भाषाएं होनी चाहिए। आप लोग अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तब भी आप 2 या 3 भाषा लेते हो ना, कि आपने हिंदी इंग्लिश कंपलसरी कर रखी होती है, उसके बाद एक लैंग्वेज आप और भी चूज़ कर सकते हो, तो वो क्या है 3 लैंग्वेज है। तो यही वो बोल रहे हैं कि आप जौन सी भी लैंग्वेज कराओ बच्चों को उसको उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अब इंग्लिश कंपलसरी कर रखी है कि क्या हर बच्चा इंग्लिश बोल पाता है, क्या हर बच्चा इंग्लिश समझ पाता है? नहीं। जैसे बच्चे कंप्यूटर से डरते हैं ना, सेम बच्चे कैसे हैं
इंग्लिश से डरते हैं, रूरल एरिया के बच्चे खास तौर से। शहरी बच्चा फिर भी कर लेता है क्योंकि उसका कंटेक्स्ट, उसका कल्चर वैसा है कि वो उस चीज़ को इजीली अडॉप्ट कर पाता है। लेकिन जो रूरल क्लास का बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, उसके लिए इंग्लिश तो बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, चाहे आपने 5 साल 7 साल इंग्लिश पढ़ ली होगी, तो क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हो? नहीं बोल पाते। आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो फिर क्यों नहीं कर पाते? वो 5 साल 7 साल क्या वेस्ट हैं? अगर हम अभी भी किसी बच्चे को इंग्लिश में बोले ना, एप्लीकेशन लिख दो, वो नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भाषा का उनको नॉलेज दे रखी है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं आ रही, उसका उद्देश्य उनको पूरा नहीं हो रहा। उसके बाद बात करते हैं मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मीडिया क्या होता है? नहीं, वो तो जनता तो जन हो गया, जनसंचार नहीं बोला, खाली संचार बोला है कि माध्यम कह सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग क्लास में बैठे हो तो हम फेस टू फेस बोल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास में नहीं हैं उनके लिए क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रही है। तो उनके लिए मीडिया क्या हो गया? यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कि उनके माध्यम से हम उनसे बात कर रहे हैं। आप लोगों से हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए मीडियम फ़र्क हो गया ना। ठीक है, और एक मीडिया, जैसे आपको कुछ भी समाचार लेना है, कहाँ से लेते हो? मीडिया से लेते हो। तो वो संचार का एक साधन है कि न्यूज़ एजेंसीज हैं, कौन सी हैं, चैनल्स हैं, तो वो मीडिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या है? तो उसकी हिंदी हो गई भी, मीन्स कि अब हम देखो, अब हम यहाँ पर ओरली बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। कि जो बच्चा एनी हाउ की क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसका लॉस ना हो, तो उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। कुछ चीज़ें होंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगी, कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगी। जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, तो न्यूज़ है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है, लिखी हुई नहीं आ रही, न्यूज़पेपर में नहीं आ रही, वो टीवी में आ रही है, वो रेडियो पे आ रही है, वो हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रही है, वो हमारे मोबाइल पे आ रही है। मीन्स कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है? टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। इन्होंने 1986 में ही फील किया कि जो है आगे आने वाला टाइम कैसा होगा, बिल्कुल यांत्रिक होगा, सब कुछ मशीनी होगा, सब कुछ मैकेनिकल होगा, कि टेक्नोलॉजी का हमें मोर से मोर यूज़ करना है और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, जब ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई उस टाइम तो लोग डरते थे कि कंप्यूटर लेंगे कैसे, कॉस्टली बहुत था, उसके ड्रॉबैक्स बहुत थे। आज देखो, आज भी ड्रॉबैक्स बहुत हैं, पर लेकिन वो हर एक पर्सन की रेंज में है कि अगर कोई नॉर्मल सैलरी वाला पर्सन भी है तो वो भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जोड़कर, अपनी सेविंग जोड़कर एक पीसी या मोबाइल अच्छा परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो 10,000 रुपये का फ़ोन ले रहा है तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है, जिसने अच्छा सीखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ही हैं कि अब आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाना है। टेक्नोलॉजी को हमने अब आप देखोगे कि अब जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड भी नहीं है, वहाँ पर क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है वर्क एक्सपीरियंसेस। वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि लर्निंग की प्रोसेस के लिए कार्य अनुभव, इसकी हिंदी है कि कार्य अनुभव जो है वो लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम क्या है, सोसाइटी के लिए बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वर्क एक्सपीरियंस में एक आता है DIY आता है कि हमने वेस्ट मटेरियल से बेस्ट निकालना है। तो उससे क्या होता है कि जो घर में ही पड़ा वेस्ट सामान है उससे हम कुछ क्रिएटिव और अच्छा जो है, अब वैसे तो वो कचरा हो जाता तो वो समुदाय को ख़राब करता, हम बाहर फेंकते, उसको
अरेंज करना पड़ता है, उठाने के लिए कोई बंदा आएगा, उसको फिर मैनेज करेंगे। अब ऐसे क्या होगा कि आपने वो कचरा भी जो अच्छा पड़ा था संभाल कर रखा, उससे आपने एक नई चीज़ जो है वो इन्वेंट करी है। तो वो क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी जो है बेसिकली आपके काम में आ रही है। और ये जितना जितना आप काम करते रहोगे उतना उतना जो ये है इंक्रीज़ होता रहेगा। उसके बाद है एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हम अपनी शिक्षा के साथ जो है पर्यावरण को जोड़ रहे हैं कि क्या हमें पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कौन सा खेती बाड़ी करनी है या उन्होंने कौन सा कुछ करना है? जीने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा चाहिए। अगर बच्चों को पता होगा कि उनके किसी काम से एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, आप पेड़ नहीं लगा रहे, पेड़ काटते जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है। तो अगर बच्चे को हैबिट डाली जाएगी पेड़ लगाने की, तो जो है हमारा पर्यावरण बच पाएगा। अभी पीछे लास्ट 19 की बात है, 2019 की बात है, वहाँ पर 1 लाख तो कितने लाखों के पेड़ स्कूल में हर एक बच्चे को एक पेड़ दिया था। शायद आप लोग तो उस टाइम कॉलेज में होंगे, कॉलेज के बच्चों को तो दिया नहीं दिया, लेकिन स्कूल के, चाहे वो स्कूल प्राइवेट स्कूल है चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, हर एक बच्चे को एक प्लांट फ्री में मिला हुआ है। क्यों दिया? लगाने के लिए। क्यों लगाने के लिए दिया? ताकि जो एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है कि लाखों की संख्या में बांटे हैं, तो कम से कम हजारों की संख्या में तो बचेंगे। ठीक है, बच्चों को अगर कुछ बच्चे मोटिवेट भी होंगे, एक आपने दिया, हो सकता है 5 वो खुद से लेके आया हो, एक आपने दिया, हो सकता है वो 10 खुद से लेके आया हो। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की एजुकेशन है। अगर हम शिक्षा एजुकेशन में हम पर्यावरण भी नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण आज जिस स्टेज पर है इतना भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, स्वच्छ अभियान चलाए हैं, ठीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है। अब बच्चे खुद से भी हैं, गंद बाहर नहीं फेंकते, अपने बैग में ला के घर पे आके फेंक देते हैं कि नहीं स्कूल क्लास गंदी नहीं करनी है, घर गंदा नहीं करना है, अपनी गली गंदी नहीं करनी है। तो ये गंदगी बचाने के लिए क्या है, एनवायरनमेंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मैथमेटिक्स। वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब आप बताओ, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्यों मैथ्स ज़रूरी है? अब वो ये तो नहीं कर रहे मैथ, तो क्या ये जी नहीं रहे? हाँ, देखो आप बच्चे बैठे हो, 2 बच्चे एक बेंच पे बैठे हो, अब एक मैथ्स का है और एक बिना मैथ्स का है। आप जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात आएगी कि जहाँ पर लॉजिक लगाने हैं, मैथ वाला स्टूडेंट जो है वो इजीली लॉजिक लगाकर उस चीज़ को सोल्व कर सकता है। आप भी कर सकते हो, पर लेकिन आप टाइम ज़्यादा लगाओगे, सोचने विचारने पे थोड़ी सी हेजिटेशन आपको फील होगी कि नहीं मुझे नहीं आता होगा। माइंड ज़रूरी नहीं है कि इनसे ज़्यादा शार्प होगा, माइंड तो सब में है ही है, पर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करते उस तरीके से जितना ये लोग मैथ्स और साइंस वाले बच्चे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए और डेली लाइफ के लिए जो है वो मैथ्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं साइंस एजुकेशन की, कि अब साइंस करानी है हमने, साइंस से क्या होगा, क्यों कराए साइंस बच्चों को, नई नई इनोवेशंस होंगी। किस किस ने क्या इनोवेशन की हैं बच्चों को पहले बताएंगे। बल्ब किसने इन्वेंट किया, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, एरोप्लेन की क्या हिस्ट्री है, ज़ीरो कहाँ से आया। अगर हम ये चीज़ें बच्चों को नहीं बताएंगे तो हम नए साइंटिस्ट कहाँ से लाएंगे, नए मैथमेटिशियंस कहाँ से लाएंगे। तो इनकी हिस्ट्री पढ़नी भी उतनी ही ज़रूरी है। और जो साइंटिस्ट बने हुए हैं, क्या उनके 4 कान 4 आँख 4 पैर है? नहीं, वो हमारी तरह ही क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो उनके सोचने का तरीका है, उनके करने का तरीका है, वो हमारे से अलग है। किसी पर्सन्स को वो रैंडमली चीज़ मिली है, किसी ने उसके ऊपर रिसर्च कर करके उस चीज़ पे मास्टरी ली है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों को शुरू से पढ़ाएंगे, उनके माइंड में डालेंगे। अब कई बार क्या होता है कि एक गेम आती है नर्सरी क्लास के बच्चों की, ब्लॉक्स की, आपने देखे होंगे ब्लॉक्स, टेढ़े मेढ़े से एंगल बने होते हैं, किसी को कहाँ घुसाना होता है, किसी को कहाँ घुसाना होता है, प्लास्टिक के भी आते हैं ब्लॉक्स की गेम। हाँ, तो वो क्या है,
लॉजिक्स हैं, बच्चों को बिठाना है कि देखो किसका मुंह खुला है और किसके अंदर कौन सा एंगल फिट होगा, ठीक है। छोटे होते से बच्चों को इस तरीके की क्रॉसवर्ड हैं, क्लास नर्सरी का बच्चा है क्रॉसवर्ड सोल्व कर रहा है, वो अपने हिसाब से सोल्व कर रहा है, तो वो दिमाग को क्या है शार्प करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन के अंदर अगर हम रखेंगे तभी हम वो चीज़ कर पाएंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अब बच्चा खेलेगा तो पढ़ेगा कब, खेलेगा तो पढ़ेगा कब, गेम्स क्यों ज़रूरी है, गेम्स क्यों ज़रूरी है। हाँ, जो खेलने बैठ जाते हैं बच्चे वो पढ़ते ही नहीं, जो बच्चा ग्राउंड में चला गया फिर तो उसको पढ़ाई भूल जाती है। तो क्या गेम्स की एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, तो गेम्स की है, हमने अपने फिजिक जो हमारी बॉडी है हमने उसको फिट रखना है, तो हमें गेम्स की इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। अगर हम गेम्स नहीं रखते तो कोई एथलीट ना होता, कोई बॉक्सर ना होता, कोई कुश्ती वाला, कोई रेसलिंग का कोई ना होता, क्रिकेट कोई ना होता, ठीक है। तो गेम्स से एक तो हमारी जो फिज़िकल फिटनेस होती है प्लस हमें कैरियर भी मिल रहा है। आज के टाइम में अगर बच्चे कोई एक गेम्स, कोई एक स्पोर्ट को चूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, एक वोकेशन, एक कैरियर भी हमें मिल रहा है। शूटिंग है जो अब लेटेस्ट आए हुए हैं, गेम्स आए हुए हैं, तो पढ़ने के साथ बच्चा क्या है साथ साथ अपना कैरियर भी जो है वो चूज़ कर रहा है। अब जो लास्ट टाइम ओलंपिक्स हुए थे, मनु भाकर का नाम सुना होगा, 14 ईयर की गर्ल है और वो ओलंपिक्स में जीत कर आई है। तो गेम स्कूल में था प्रोविज़न तभी आई ना, तो अपने कैरियर को भी इम्प्रूव करना है और अपनी फिज़िकल फिटनेस को भी इम्प्रूव करना है। उसके बाद है हमारे पास एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि हमें अपना तो देश समझना है ही है, ये काम कर रहा है वसुधैव कुटुंबम, कि जो पूरा का पूरा एक विश्व है वो एक कुटुंब के हिसाब से है, कि सारा का सारा जो हमारा परिवार है, कि हम नेशनली और इंटरनेशनली जो एजुकेशन की स्टडीज़ है हम उनको समझ सकें। अब कुछ टाइम से ही जो है वो ट्रेंड आ रहा है कि यहाँ के लोग जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने लगे हैं, और फॉरेन कंट्री के लोग जो हैं कुछ हमारे यहाँ पर भी पढ़ने आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेशनली ग्लोबली जो है जो दूरियां थी वो ख़त्म कर दी हैं, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं कि जो यहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है और वहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ सकता है। बस जो मैंडेटरी थिंग्स हैं वो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को पूरी करनी है और वो स्टडी कहीं भी कर सकता है। उसके बाद आ रहा है करिकुलम एट प्री प्राइमरी स्टेज। अब यहाँ पर अर्ली चाइल्ड केयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बच्चा छोटे होते से आ रहा है, अभी वो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, प्राइमरी में नहीं आया, वो कहाँ पर है, प्री प्राइमरी में है, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है करिकुलम की दी है। इन्होंने यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE की इस्टेब्लिशमेंट की है। डे केयर सेंटर्स की, आंगनवाड़ी जो हैं वो खुली हैं, वो स्कूल नहीं हैं बट बच्चों को स्कूल में जाने से पहले प्री प्राइमरी जो है उनकी हेल्थ को वो देखते हैं, डाइट उनका प्लान करते हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है करिकुलम एट द एलिमेंट्री स्टेज। अब एलिमेंट्री पे हमने क्या करना है, फोकस किया है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है कि वहाँ पर क्या है प्राइमरी तक बच्चों को पूरा का पूरा बच्चों के ऊपर ही होगा। फिर जो सेकेंडरी स्टेज है उसका करिकुलम अलग बना हुआ है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 14 से 15 पॉइंट है जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के फीचर्स हैं जो हमारे करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।